अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके कमेंट्स की रिस्पांस करने वाली हूँ, तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली रिसीव हो सके। सबसे पहले है जी उस्मान शबीर का कि ATM कार्ड बन जाता है बहबूद सेविंग अकाउंट का। देखें, बहबूद सेविंग जो है वो एक अकाउंट नहीं है, वो एक सर्टिफिकेट है। आप सर्टिफिकेट के तौर पर जो है वो मेन केस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसका जो प्रॉफिट है वो आपके किसी ना किसी सेविंग अकाउंट में आता है जो आपने कौमी बचत पाकिस्तान में खुलवाया हुआ होगा। तो जिस अकाउंट में आपका प्रॉफिट आ रहा है, ज़ाहिरी बात है कि आपने जो मुनाफा है उस अकाउंट में से निकलवाना है, तो उस अकाउंट का ATM कार्ड बनेगा। ठीक है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का साथ मीन के लिंक कोई कार्ड नहीं होता। जहाँ पे जिस अकाउंट में उसका मुनाफा आ रहा होता है तो ज़ाहिरी बात है कि उस अकाउंट का डेबिट कार्ड या चेकबुक आपके पास अवेलेबल होगी, आप उसके ज़रिए जो है वो निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट है, हाई कैन वी ट्रांसफ़र बहबूद अमाउंट टू एन अदर बैंक अकाउंट। देखें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स जो हैं वो एक अकाउंट नहीं है, वो एक सर्टिफिकेट है। जब आप इसको इनकैशमेंट करवाते हैं तो वो आप फिर जो है वो आपके सेविंग अकाउंट में भी आ सकता है। ठीक है, और आप चाहें तो उसको पेमेंट ऑर्डर में भी ले सकते हैं और उसको ट्रांसफ़र अगर आपने अगर आपको पेमेंट ऑर्डर मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा जिस अकाउंट में आ रहा है, ठीक है, जब आप इनकैशमेंट करवाएंगे हो सकता है कि वो अमाउंट अगर आपकी उसी अकाउंट में आ जाती है तो फिर आप अपने उस अकाउंट में से अपने चेकबुक के ज़रिए, जो भी आपकी कौमी बचत का सेविंग अकाउंट है या जो भी अकाउंट आपने खुलवाया हुआ है, उसके चेकबुक के ज़रिए आप उसका पेमेंट ऑर्डर बना सकते हैं। अगर पेमेंट ऑर्डर नहीं भी बनवाना तो चेक के ज़रिए आप किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में जाके जो है वो चेक, यानी कि उस अकाउंट का, कौमी बचत के अकाउंट का चेक आप किसी भी दूसरे बैंक के अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। तो इन शॉर्ट आप बिल्कुल अमाउंट जो है वो उसकी ट्रांसफ़र कर सकते हैं इनकैशमेंट करवाने के बाद। अगर खुद आपने ही ईदी पैसा अकाउंट में ABL से मनी ऐड या ट्रांसफ़र करना चाहें तो फिर किस तरह से करें। ठीक है, आपका बेशक अपने अकाउंट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ABL का भी अकाउंट है और आपका इजी पैसे का भी अकाउंट है, ठीक है, और जैज़ कैश का भी अकाउंट है। तो आप जिस मर्ज़ी में आप इवन के अपने अकाउंट में भी फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप सिंपली जो है वो अपना नंबर, जो भी आपने इजी पैसे में या जैज़ कैश में अपना नंबर अकाउंट के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है, आप ABL में जाके सेम वही प्रोसेस है जिस तरह से मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। आप अपनी मीन के जैसी ऐड पे करेंगे या फ़ंड ट्रांसफ़र करने पे जाएंगे तो इजी पैसा या टेलीनॉर पे जाएं, वहाँ पे जाके अपना नंबर एंटर करें, वहाँ पे का अपना नाम ही फैच हो जाएगा और आप इसी तरह से फ़ंड ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है, अकाउंट तो दूसरा ही है ना, बेशक वो आपका ही है। इवन कि आपके अगर अलाइड बैंक में अपने ही 2 अकाउंट हैं तो आप अपने अकाउंट में भी फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है जी, अस्सलाम वालेकुम हुमा उस्मान, आपने तो बैंक में जॉब की हुई है। जी बिल्कुल मैंने की हुई है। एंड वालेकुम अस्सलाम। आपने क्वेश्चन किया है कि एक आम आदमी जब अकाउंट ओपन करवाने जाता है तो कहते हैं कि सिस्टम काम नहीं कर रहा, बहाने करते हैं, और अगर पैसे हों तो मैनेजर भी कहता है कि सर बैठे इजीली काम बन जाता है। फिर इस रियलिटी को डिटेल से बताएं। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। अगर एक नॉर्मल कस्टमर जाएगा और अकाउंट ओपनिंग के लिए कहेगा तो 90% वहाँ पर स्टाफ बैंक में ऐसा ही अवेलेबल होता है जो आपको वो कहते हैं ना कि गोली देता है कि आज नहीं कल आ जाएंगे, आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या आपको डॉक्यूमेंट्स की कश्मकश में इस तरह से घुमा देता है कि आप जाने पे मजबूर हो जाते हैं कि आपके पास ये पेपर नहीं है, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आपके पास ये ID कार्ड नहीं है, आपके पास नेक्स्ट ऑफ इनका ID कार्ड नहीं है, जबकि वो वहीं पे बैठे सारे काम कर सकते हैं। एनी हाउ, अगर वो इस तरह से कह रहे हैं कि सिस्टम नहीं चल रहा, तो सिस्टम नहीं चल रहा में 2% चांसेस होते हैं कि वाकई वो सच बोल रहे हैं और 98% जो है वो चांसेस ये होते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं कि सिस्टम नहीं चल रहा। अगर वो कहते हैं कि सिस्टम नहीं चल रहा तो ठीक है, समटाइम ऐसा होता है कि वाकई सिस्टम नहीं चल रहा होता। आप वेट कर लें या अंदर मैनेजर से जाके बात कर लें कि सर इस तरह से मुझे स्टाफ कह रहा है कि सिस्टम नहीं चल रहा, काइंडली आप मुझे कंफर्म कर देंगे कि वाकई सिस्टम नहीं चल रहा। वो आपको कंफर्म कर देगा। लेकिन अगर मैनेजर भी कह रहा है कि सिस्टम नहीं चल रहा तो इट्स मीन वाकई नहीं चल रहा। लेकिन अगर मैनेजर आके पूछता है स्टाफ से कि क्या मसला है, क्या हुआ है सिस्टम को, ये वो, तो फिर आपको स्टाफ के रिस्पॉन्स से ही उसी वक्त अंदाज़ा हो जाएगा कि जो स्टाफ है वो झूठ बोल रहा था या सच बोल रहा था। लेकिन अगर आप कॉन्टीन्यूसली जाते हैं, 1-2 चक्कर आपके
घंटे लग गए, हर दफ़ा ये कह रहे हैं सिस्टम नहीं चल रहा, ये ले आएँ वो ले आएँ, तो आप सिंपली हेल्पलाइन पे कॉल करें, उस बंदे की कंप्लेन कर दें। नेक्स्ट डे वो बंदा आपके पीछे होगा, ना कि आप उस बंदे के पीछे होंगे, ठीक है। तो ये लोग मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था, जब आप बैंक में जाते हैं और जिस बंदे को बैंक के बारे में नो हाउ नहीं होती, उनको नहीं पता होता कि यहाँ पे क्या प्रोसीजर है क्या नहीं, तो समझते हैं कि कौन सी आसमानी मखलूक आके जो है वो यहाँ पे बैंक में बैठी हुई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ पे भी नॉर्मल बंदे बैठे हुए होते हैं, आप और हमारी तरह इंसान ही बैठे हुए होते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि जिसको नॉलेज नहीं होती वो बेचारा के अंडर में आ जाता है, और जिसको नॉलेज होती है उनके काम उनको करने ही पड़ते हैं। एनी हाउ आपने यही और बैंक में ये जो आपने क्वेश्चन किया है कि जिनके पास पैसा होता है उसकी मैनेजर भी आओ तवज्जो करता है, तो देखें अगर आपके पास पैसा है ना तो बैंक का मैनेजर आपके सामने बैगर बन जाता है, आपके सामने समझ लें कि फ़कीर बन जाता है, आपके सामने वेटर की तरह काम करता है, हर काम करेगा आपके अंडर, जी सर जी सर जी सर करता फिरेगा। लेकिन अगर आपके पास डिपॉजिट नहीं है, आपने एक नॉर्मल अकाउंट ओपन करवाना है, तो वो इतना मीन के प्रोटोकॉल नहीं देगा, क्योंकि जाहिर बात है बैंक चलता ही डिपॉजिट से है, हर किसी को अपने टारगेट्स वगैरह अचीव करने होते हैं। तो बैंक में अगर आप जा रहे हैं और आपके पास मिलियंस में जो है वो ट्रांजैक्शंस करनी है या मिलियंस में डिपॉजिट करवाना है, तो फिर समझ लें कि आपकी बहुत आवतवज्जो होने वाली है। और अगर आप एक नॉर्मल कस्टमर हैं, आपके पास इतना डिपॉजिट नहीं है, तो फिर आपको एक नॉर्मल कस्टमर के तौर पर ही कंसिडर किया जाता है और ट्रीट भी किया जाता है, ठीक है। ये एक बिटर रियलिटी है बैंक वालों की। नेक्स्ट है जी, इन्होंने अल्फला कामयाब कारोबार अकाउंट पर ज़बरदस्त का कमेंट किया हुआ है, थैंक यू सो मच, शुक्रिया हैप्पी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है, जिसने स्टार्ट से ही ATM नहीं लिया हो उसकी ये ई-कॉमर्स या पोस्ट मशीन पेमेंट सर्विस होती भी नहीं है। जी बिल्कुल, अगर आपका ATM कार्ड नहीं है तो फिर आप कार्ड तो स्वाइप, जब कार्ड ही नहीं है तो कार्ड स्वाइप कैसे करेंगे। और ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन तो तभी कर सकते हैं ना जब आपके पास कार्ड होगा, कार्ड का डाटा वहाँ पे एंटर करेंगे तो आपकी ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन होगी, तो ये चीज़ें फिर आपके लिए नहीं होती। नेक्स्ट है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन पर 0.2% टैक्स है, अपनी मोबाइल ऐप से किसी को अमाउंट सेंड करने से भी टैक्स होता है। नॉन कैश ट्रांजैक्शन पर 0.2% टैक्स, ये आपने पता नहीं किस चीज़ पे कहा है कि 0.2% टैक्स है, ऐसा कुछ भी टैक्स नहीं है। हाँ, अगर आप फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं, रास्ट के ज़रिए करते हैं, तो आपको कोई चार्जेस नहीं है, जितने मर्जी फ़ंड ट्रांसफ़र करें। और अगर आप रास्ट के बगैर अकाउंट टू अकाउंट फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको IBFT चार्जेस हिट होते हैं। मिज़ान बैंक के IBFT चार्जेस के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी वो चेक कर सकते हैं। दूसरा, आपने कहा कि अपने मोबाइल ऐप से किसी को अमाउंट सेंड करने से भी टैक्स होता है, टैक्स नहीं होता। देखें, टैक्स जो है ना, अब ये जो विद होल्डिंग टैक्स की अगर आप बात कर रहे हैं, तो विद होल्डिंग टैक्स सिर्फ और सिर्फ अब कैश ट्रांजेक्शन्स पे है, यानी कि अगर आप ATM से या चेक के ज़रिए पैसे निकलवाते हैं, कैश निकलवाते हैं और वो 50,000 से ज़्यादा है, फिर आपको टैक्स होगा। लेकिन अगर आप नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यूटिलिटी बिल पेमेंट कर रहे हैं, मोबाइल टॉपअप कर रहे हैं, उस सिनेरियो में अगर आपकी 50,000 से ज़्यादा लिमिट हो भी जाती है तो भी आपको चार्जेस हिट नहीं होंगे, कोई टैक्स हिट नहीं होगा। ये विद होल्डिंग टैक्स सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स पे है। नेक्स्ट है, मैम सीसा में स्पाउस के साथ जॉइंट अकाउंट ओपन हो सकता है? जी बिल्कुल, आप करवा सकती हैं। नेक्स्ट आपने पूछा है, मैं फाइलर हूँ और वाइफ नॉन फाइलर हैं, तो प्रॉफिट पे जो विद होल्डिंग टैक्स लगेगा वो फाइलर वाला होगा या नॉन फाइलर वाला? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये अक्सर जो है वो लोग कंफ्यूज होते हैं कि अगर हम जॉइंट अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, एक बंदा फाइलर है एक बंदा नॉन फाइलर है, तो फिर क्या सीन होगा, क्या हमें टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो इस सिनेरियो में मैं आपको बता दूं कि जो बंदा फाइलर है, आपने उस फाइलर बंदे का नाम पहले लिखवाना है, ठीक है। जॉइंट अकाउंट के ऊपर मैंने डिटेल में जो है ना काफ़ी दफ़ा कमेंट्स में आपको डिटेल समझाई हुई है कि जॉइंट अकाउंट में बेसिकली होता क्या है। जॉइंट अकाउंट में जो पहले बंदे का नाम होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम है हाशिर, अच्छा हाशिर फातिमा है, चलें समझ लें कि आप जो है ना इन दोनों के नाम से अकाउंट ओपन करवाना है। तो अगर हाशिर फाइलर है और फातिमा नॉन फाइलर है, तो आपका नाम पहले आएगा, हाशिर का नाम पहले आएगा, हाशिर एंड फातिमा। इस तरह से जॉइंट अकाउंट ओपन होगा। फिर क्या होगा कि हाशिर का ही सारा डाटा जो है वो एज अ प्राइमरी अकाउंट होल्डर के तौर पे एंटर किया जाएगा, अकाउंट भी फाइलर कंसीडर किया जाएगा क्योंकि हाशिर फाइलर है, ठीक है। तो और जो ATM कार्ड बनेगा वो भी हाशिर के नाम का बनेगा, ना कि फातिमा के नाम का।
अगर फातिमा एटीएम कार्ड लेना चाहती है तो वो सप्लीमेंट्री कार्ड के लिए अप्लाई कर सकती है, ना कि प्राइमरी डेबिट कार्ड के लिए, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री कार्ड क्या होता है? सप्लीमेंट्री कार्ड ये होता है कि एक ही अकाउंट के अगेंस्ट जब दूसरा डेबिट कार्ड आप बनवाते हैं तो वो सप्लीमेंट्री कार्ड कहलाता है। इस तरह से जो भी चीज़ें होंगी वो फिर हाशिर के डाटा के अकॉर्डिंगली होंगी। जो अकाउंट ऑपरेशंस इंस्ट्रक्शंस होंगी वो आप दोनों की अपनी मर्ज़ी होगी कि आपने क्या रखवाना है, यानी कि अगर आप चाहें तो दोनों के साइन से भी चेक विड्रॉ हो सकता है, अगर आप चाहें तो दोनों में से अगर कोई एक साइन कर देगा तो भी चेक विड्रॉ हो सकता है। अगर आप चाहें तो यानी कि अगर आप चाहें तो ये भी ऑप्शन हो सकती है कि सिर्फ हाशिर ही साइन करेगा तो पैसे निकलेंगे, या फिर सिर्फ फातिमा चाहेगी। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आपने किस तरह से जो है वो अकाउंट को चलाना है। बाकी आप अपना नाम जो है वो पहले रखें जो फाइलर हैं, ताकि आपकी तमाम तर डिटेल या विदहोल्डिंग टैक्स वगैरह फाइलर के अकॉर्डिंगली हो। मैं 1 महीने से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन एक जैसे नहीं आ रहे, फ़्लो अच्छा है लेकिन नहीं। अच्छा, ये मैंने ना साइन का बताया है, शुरू में मैंने ये वीडियो बना दी थी कि अगर आपने अकाउंट खुलवाना है तो किस तरह के साइन आपके होने चाहिए। अगर किस तरह के साइन नहीं होंगे तो आपका फ़ोटो अकाउंट खुलेगा, और फोटो अकाउंट के डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। तो ये एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, अगर आप देखना चाहें तो इसमें मैंने आपको बताया हुआ है। अच्छा, ये इसमें ये कह रहे हैं कि ये मैं 1 महीने से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन एक जैसे नहीं आ रहे, वो मैंने आपको इस वीडियो में भी बताया हुआ है कि अगर आपने गंद भी मारना है ना तो आपने हर दफ़ा सेम मारना है। तो लाजमी नहीं है कि साइन में आपका नाम ही मेंशन हो, साइन किसी भी तरह के हो सकते हैं, बस वो जो आपने जो भी साइन करने हैं ना बस वो हर दफ़ा सेम होने चाहिए। चाहे वो आप अपना नाम लिखें, किसी और का लिखें, भावें जो है ना वो कह लें कि लकीरें मार दें, लेकिन वो इस तरह से होने चाहिए। मैंने इस वीडियो में बताया हुआ, आप ये वीडियो लाजमी देखिएगा, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी। नेक्स्ट है एटीएम कार्ड की एटीएम मशीन से डेली विड्रॉल लिमिट कम ज़्यादा हो जाती है। एटीएम मशीन से नहीं होती, आपको या तो हेल्पलाइन पे कॉल करनी पड़ती है या फिर अपनी यूबीएल की या किसी भी बैंक की आप मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जहाँ पे आपका अकाउंट है उस बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए भी आप अपने डेबिट कार्ड की लिमिट को इन्हेंस करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपको एक कंफर्मेशन कॉल आती है कि क्या आपने ये लिमिट इन्हेंस करने की रिक्वेस्ट की है, आपसे कंफर्मेशन की जाती है और फिर उसके बाद उसको लिमिट को इन्हेंस कर दिया जाता है। एटीएम मशीन के ज़रिए आप जो है वो लिमिट इन्हेंस नहीं कर सकते जी। अगर मैं HBL फ्रीडम अकाउंट ओपन करूं तो फ्रीडम अकाउंट तो बिज़नेस के लिए है, ज़्यादा ट्रांजैक्शंस के लिए है, मगर मेरा तो मंथ में सिर्फ 1 या ज़्यादा 2 दफ़ा ATM या चेकबुक से विड्रॉल होता है, कभी तो पूरे मंथ की खाली। तो मेरा फ्रीडम अकाउंट चलता रहेगा ये क्या? देखें, अगर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर आप अपने अकाउंट में 40,000 नहीं रख सकती या आपका अकाउंट में कुछ ही पैसे होते हैं तो फिर आप फ्रीडम अकाउंट ओपन ना करवाएं, क्योंकि फिर आपको बहुत ज़्यादा चार्जेस होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने फ्रीडम अकाउंट ओपन करवाना है और आप 40,000 मेंटेन रख सकती हैं तो आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बिज़नेस होना चाहिए, ना कि कोई सैलरीड पर्सन वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर आपका बिज़नेस है, ठीक है, बिज़नेस पर्सन है आप और आप 40,000 मेंटेन रख सकती हैं तो फिर ही आप फ्रीडम अकाउंट ओपन करवाएं, वरना ये अकाउंट आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट है HBL का वन ऑफ द बेस्ट सेविंग अकाउंट प्रोडक्ट नेम बताओ। वैसे मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मुझे HBL का कोई भी सेविंग प्रोडक्ट इतना कोई ख़ास नहीं लगता, क्योंकि उसमें कोई भी इतना कोई ख़ास रेट भी नहीं दिया जाता, यानी कि कोई इजाफी मुनाफा नहीं दिया जाता, और हर अकाउंट में ही उनको कोई ना कोई मेंटेनेंस कंडीशन रखी हुई है उन्होंने कि 40,000 मेंटेन रखनी है, 25,000 मेंटेन रखनी है, 20,000 मेंटेन रखनी है। तो इन शॉर्ट कि मुझे HBL का कोई भी सेविंग अकाउंट पर्सनली पसंद नहीं है। बाकी मैंने HBL के तमाम तर करंट अकाउंट पे और तमाम तर सेविंग अकाउंट के ऊपर सिंगल जो है वो वीडियो बनाई भी है, यानी कि अगर आपने सेविंग अकाउंट का कंफर्म करना है HBL का, आप यूट्यूब पे जाके लिखें HBL ऑल सेविंग अकाउंट्स डिटेल हुमा उस्मान, आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी। एक ही वीडियो के अंदर मैंने इनके तमाम तर सेविंग अकाउंट के फीचर्स बताए हुए हैं, उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और उसमें मैंने आपको सजेस्ट भी किया हुआ है कि आपको सेविंग अकाउंट कौन सा ओपन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। नेक्स्ट है, मेरे पास HBL फ्रीडम अकाउंट का गोल्ड डेबिट कार्ड है जिसकी एनुअल फीस 4,294 कटे गए मेरे से, जबकि HBL ने खुद कहा फ्रीडम अकाउंट का डेबिट कार्ड फ्री है और एनुअल फ़ी नहीं होती। और हाँ, 100% ये मेरी गारंटी है कि मेरे अकाउंट खुलवाए हुए 3 माह हो गए हैं, अभी तक मैंने 40,000 से 1 रुपये भी बैलेंस नहीं रखा, फिर क्यों हुआ है? देखें, इसमें जो है ना, आप मेरी HBL की फ्रीडम अकाउंट वाली हिडन चार्जेस वाली जो है ना वो वीडियो देखें 2025 की,
और 2023 पता नहीं 24 में मैंने बनाई थी। यानी कि आप यूट्यूब पे सर्च करें HBL फ्रीडम अकाउंट हिडन चार्जेस हुमा उस्मान, आपके सामने 2 वीडियो आएंगी, दोनों वीडियो देखें, आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपको किस किस तरह से फ्रीडम अकाउंट में चार्जेस होते हैं। क्योंकि HBL का जो फ्रीडम अकाउंट होता है ना, जब फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि आपको 3 महीने हो गए हैं ना अकाउंट खुलवाए हुए, तो 3 महीनों में आपको इश्यूरेंस फीस वैसे होनी नहीं चाहिए थी। ये उसी सिनेरियो में हो सकती है कि आज आपने अकाउंट खुलवाया, यानी कि आज आपका अकाउंट खुल गया, लेकिन आपको नहीं पता कि अकाउंट आपका खुल गया है। आपने जो डिपॉजिट करवाया है 40,000 या 40,000 से ज़्यादा का, वो आपने नेक्स्ट डे या 1 दिन के बाद या 1-2 दिन के बाद करवाया है। पहले दिन जिस दिन आपका अकाउंट खुला था उस दिन का अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस 0 है, ठीक है, तो फिर समझ लें कि आपको चार्जेस हिट होंगे, आपकी एवरेज ख़राब हो गई है। सही है, तो ये आप कंफर्म करें पहले कि जिस डेट को अकाउंट ओपनिंग डेट पूछें अपने स्टाफ से जाके कि मेरे अकाउंट की अकाउंट ओपनिंग डेट क्या है। अकाउंट ओपनिंग डेट जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी है 2 जनवरी और आपका फ़र्स्ट डिपॉजिट कब आया हुआ है, अगर फ़र्स्ट डिपॉजिट भी 2 जनवरी को ही आया हुआ है तो फिर आपको चार्जेस हिट नहीं होने चाहिए थे, आप कंप्लेन करें और अपने चार्जेस रिवर्स करवाएं। लेकिन अगर आपकी अकाउंट ओपनिंग डेट है 2 जनवरी और आपने डिपॉजिट करवाया हुआ है 3 या 4 या 2 जनवरी के बाद आपने डिपॉजिट करवाया हुआ है, तो फिर आपको चार्जेस होंगे। और अगर आपने उस महीने में कोई डेबिट ट्रांजैक्शन की हुई है तो पर डेबिट ट्रांजैक्शन पर भी आपको चार्जेस हिट होंगे। को समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपने डिटेल में कंफर्म करना है तो यूट्यूब पे सर्च करें HBL फ्रीडम अकाउंट हिडन चार्जेस हुमा उस्मान, आपके सामने 2 वीडियोस आएंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप वो चेक करें, आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक छोटा बंदा मिडिल क्लास कितने अकाउंट ओपन करा सकता है। मिडिल क्लास हो या हाई क्लास हो या जो भी हो, आप जितने चाहे मर्जी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और जितने चाहे बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है, ग्रेट वीडियो मिस, थैंक यू सो मच। क्या सेविंग अकाउंट को ईदी करंट अकाउंट में चेंज करवा सकते हैं, उससे अमाउंट और स्टेटमेंट पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता। देखें, सेविंग अकाउंट, कुछ बैंक हैं जो सेविंग अकाउंट को करंट अकाउंट में कन्वर्ट कर रहे हैं और कुछ बैंक हैं जो अभी नहीं कर रहे। BOP में एक ऑप्शन आ चुकी हुई है और अभी अगर आप अलाइड बैंक का पूछ रहे हैं तो अलाइड बैंक में मुझे कंफर्म नहीं है कि वो सेविंग अकाउंट की प्रोडक्ट को करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। हाँ, अगर आपने सेविंग अकाउंट ओपन करवाया हुआ है तो आप अलग से इजी करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आपने सेविंग अकाउंट को ही कन्वर्ट करना है इजी करंट अकाउंट में, उसके लिए आपको ब्रांच विजिट करके वहाँ से कंफर्म करना होगा या फिर हेल्पलाइन पे कॉल करके कंफर्म कर लें। ये बेस्ट है या MMPI। अच्छा, ये जो है ना मीज़ान कैश फ़ंड, जैसा कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आजकल अच्छा चल रहा है, मीज़ान कैश फ़ंड की स्टेबिलिटी अभी फ़िलहाल ज़्यादा है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए थे जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होते हैं और कोई भी आपको क्लियर नहीं कर पाता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप उन लोगों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जिनके बैंक में अकाउंट्स हैं, क्योंकि बहुत से कॉमन क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफ़ी अरसे से आपके माइंड में फिर रहे होते हैं लेकिन कोई भी आपको बताने वाला या समझाने वाला नहीं होता। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो किसी भी चीज़ को लेके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको अकाउंट खुलवाने में कोई मसला आ रहा है या किसी भी चीज़ में कोई मसला आ रहा है, उस टाइम में आपको क्या करना चाहिए, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।